दोस्तों, पुराने वक्तों की बात है कि किसी शहर में अकबर नामी एक गरीब लड़का रहता था। उसका बाप उसकी पैदाइश से पहले ही फौत हो गया था। उसकी माँ ने उसे बड़े प्यारो मोहब्बत से पाला था। जब वो 18 साल का हुआ तो उसकी माँ ने उसे एक दिन सौदा लाने के लिए बाजार भेजा। दोस्तों, उस मुल्क का रवाज था कि वहाँ की शहजादी और उसकी सहेलियाँ जब बाजार में आती थीं, तो उनके पर्दे के लिए बाजार बंद कर दिया जाता था। जब अकबर शहर में दाखिल हुआ तो अचानक शाही डोली उस तरफ आ निकली। लोगों ने एकदम भागना शुरू कर दिया और सब के सब अपनी दुकानें बंद करके चले गए। अकबर, जो कि इस रवाज से वाकिफ नहीं था और वो शहर में पहली दफा आया था, जब भगदड़ मची तो वो हैरानी से इधर उधर देखने लगा। वो नया नया आया था, इसलिए वो वहीं खड़ा रहा। इतने में सिपाही आ गए। उन्होंने अकबर को पकड़ लिया और शहजादी के सामने पेश कर दिया। शहजादी ने उसे भोला भाला और सीधा साधा देहाती समझकर छोड़ दिया। दोस्तों, अकबर ने शहजादी का कीमती लिबास देखा और शहजादी की खूबसूरती देखकर वो तो शहजादी पर फिदा हो गया। वो घर आकर अपनी माँ से कहने लगा कि मैं तो शहजादी से ही शादी करूँगा। उसकी माँ ये बात सुनकर बहुत डर गई, मगर जब उसका बेटा किसी तरह नहीं माना तो वो बादशाह के पास गई और कहने लगी, बादशाह सलामत, मेरा बेटा तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता है। बादशाह बड़ा रहमदिल था। बुढ़िया की बात पर थोड़ी देर तो खामोश रहा और फिर कहने लगा, अच्छा तुम 100 अशरफियाँ ले आओ, मैं तुम्हारी दरख्वास्त कबूल कर लूँगा। दोस्तों, अकबर की माँ वापस चली आई क्योंकि उसके पास तो एक भी पैसा नहीं था। वो 100 अशरफियाँ आखिर कहाँ से लाती, मगर बादशाह की शर्त भी पूरी करनी थी। अकबर माँ से चंद दिन का वादा करके घर से निकल गया। रास्ते में उसे एक बुढ़िया मिली। अकबर ने उसे सलाम किया तो वो बुढ़िया बोली, बेटा कहाँ जा रहे हो? अकबर ने सारी बात उस बुढ़िया को बता दी। बुढ़िया ये सुनकर हंसने लगी और फिर उसने अपने कपड़ों से एक पोटली निकाल कर अकबर को दे दी और उसे कहने लगी, इसे बादशाह के पास ले जाओ। दोस्तों, अकबर सीधा बादशाह के पास पहुंच गया और सलाम करके पोटली बादशाह के कदमों में रख दी। बादशाह ने उसे उठाकर देखा तो उसमें अशरफियाँ थी। जब गिनती की गई तो पूरी 100 अशरफियाँ निकली। बादशाह ये देखकर बड़ा हैरान हुआ कि एक गरीब आदमी के पास 100 अशरफियाँ कहाँ से आ गईं। बादशाह ने पूछा, तुम उस बुढ़िया के बेटे हो? अकबर बोला, जी हाँ बादशाह सलामत। तो बादशाह कहने लगा, तुम अब 100 ऊँट लाओ जो एक ही उम्र के हों और एक ही रंग के हों और हर एक पर एक एक आदमी बैठा हो। इस शर्त के पूरे होने पर मैं शहजादी की शादी तुम्हारे साथ करा दूंगा। दोस्तों, अकबर फिर मायूस होकर उसी जगह लौट कर आ गया। थोड़ी देर के बाद वो बुढ़िया भी सचमुच वहाँ आ गई। अकबर ने उस बुढ़िया को बादशाह की शर्त सुनाई तो उस बुढ़िया ने अकबर को अपने साथ लिया और बोली, मैं इस जगह रहती हूँ, मेरे पास एक ऊँट है, वो मैं तुम्हें दे देती हूँ। उस पर एक आदमी भी बैठा है, तुम उसे लेकर सीधे बादशाह के पास चले जाओ। मगर अकबर बोला, माँ जी, मगर बादशाह तो 100 ऊँट चाहता है। तो बुढ़िया कहने लगी, हाँ हाँ मैं जानती हूँ, तुम ये ऊँट ले जाओ। चुनाचे अकबर बादशाह के पास गया और बोला, महल के दरवाजे पर ऊँट हाजिर हैं। बादशाह बाहर निकला तो वहाँ सचमुच 100 ऊँट खड़े थे। सब एक ही रंग के थे और उनके कद भी बराबर नजर आ रहे थे और उन सब ऊँटों पर एक जैसे 100 आदमी बैठे थे। बादशाह बड़ा हैरान हुआ। बादशाह अकबर की और भी आजमाइश करना चाहता था तो वो अकबर से बोला, तुमने मेरी 2 शर्तें तो पूरी कर दी हैं, अब तीसरी शर्त भी पूरी करो ताकि मैं शहजादी के साथ जल्दी से तुम्हारी शादी कर दूं। और वो शर्त ये है कि कोई ऐसी बात करो जो किसी ने पहले ना सुनी हो ना देखी हो। दोस्तों, अकबर ये सुनकर बड़ा गमगीन और उदास हो गया क्योंकि उसे कोई ऐसी बात नहीं आती थी। आखिर वो कुछ सोचकर फिर उसी जगह वापस आ गया जहाँ वो बुढ़िया रहती थी। मगर इस दफा वो बुढ़िया वहाँ मौजूद नहीं थी। उसने बड़ा इंतजार किया और जब मायूस हो गया तो वो बुढ़िया की तलाश में चल पड़ा।
वो फिरता फराता एक घने जंगल में पहुंच गया। उस जंगल में एक जादूगर और जादूगरनी रहते थे। जादूगरनी ने जंगल में जब अकबर को देखा तो सोचा कि मेरा खावंद इसे मार डालेगा, मगर इसकी भोली भाली सूरत पर जादूगरनी को बड़ा तरस आया। जादूगरनी का कोई बेटा नहीं था तो वो सोचने लगी कि क्यों ना मैं इसे अपना बेटा बना लूं। ये सोचकर वो अकबर को अपने शौहर के पास ले आई। अकबर बोला, हजूर मैं अकेला हूँ, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। दोस्तों ये सुनकर जादूगर ने भी अकबर को अपना बेटा बना लिया और चंद दिन के बाद उसे जादू सिखाने लगा। एक दिन अकबर ने जादूगर से कहा, मैं जरा शहर जाना चाहता हूँ, मेरी बूढ़ी माँ रहती है, मैं उससे मिलकर बड़ी जल्दी वापस आ जाऊंगा। ये सुनकर जादूगर को बड़ा गुस्सा आया, लेकिन चूंकि वो उसे अपना बेटा मान चुका था इसलिए वो चुप रहा। लेकिन उसने ये कह दिया कि बेटा शहर में जादू की बात न करना वरना बड़ा पछताओगे। दोस्तों अकबर खुशी खुशी घर में आया। उस दिन शहर में मेला लगा हुआ था। वहाँ उसे एक फकीर नजर आया। अकबर ने फकीर से पूछा कि तुम मेले में क्या लेने आए हो? फकीर बोला, यही मांगने खाने के लिए आया हूँ। अकबर बोला, अच्छा एक काम करो, मैं जादू के जरिए दुम्बा बन जाता हूँ तो मुझे 70 रुपए में बेच देना, लेकिन मेरे गले में रस्सी न डालना। थोड़ी देर के बाद मैं अपनी असली हालत में वापस आ जाऊंगा। दोस्तों इधर इत्तेफाक से जादूगर भी उसी मेले में आया हुआ था। उसने फकीर से पूछा, ये दुम्बा कितने में दोगे? तो फकीर कहने लगा, 70 रुपए में दूंगा। दुम्बे की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन फकीर को मालूम नहीं था कि दुम्बे का खरीदार असल में उसका उस्ताद है। उसने रुपया लेकर दुम्बा उसके हवाले कर दिया। जादूगर ने अकबर के गले में रस्सी डाली और उसे घर ले आया और वो जादूगरनी से बोला, मैंने इसे मना किया था लेकिन ये बाज नहीं आया, अब इसकी हालत देखना मैं क्या करता हूँ। तुम अंदर जाओ, कुल्हाड़ी और छुरी लेकर आओ। जादूगरनी अंदर चली गई। उसने कुल्हाड़ी को एक तरफ छुपा कर रख दिया और छुरी को दूसरी तरफ। वो वापस लौट कर आई और बोली, मुझे नहीं मालूम छुरी और कुल्हाड़ी कहाँ हैं। आखिर जादूगर खुद ही अंदर चला गया और जादूगरनी ने बगल से छुरी निकालकर अकबर के गले से रस्सी काट दी और उसे कहा, भाग जाओ नहीं तो अभी मारे जाओगे। अकबर झट कबूतर बनकर उड़ गया। दोस्तों जादूगर कमरे से बाहर निकला तो उसने देखा कि वो दुम्बा गायब है। तो जादूगरनी बोली कि वो तो कबूतर बनकर उड़ गया है। फिर जादूगर भी बाज बनकर उसके पीछे चल पड़ा। कबूतर आगे आगे था और बाज उसके पीछे। दोनों उड़ते उड़ाते शहजादी के महल में पहुंच गए। शहजादी छत पर बैठी हुई थी। जब कबूतर बाज पर झपटा तो वो झट शहजादी पर आ गिरा और उसके गले का हार बन गया। बाज नीचे उतरा और फकीर बनकर बादशाह से कहने लगा, मुझे अपनी बेटी के गले का हार दे दो, मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ, मुझे वो हार बहुत ही पसंद है। बादशाह बोला, मेरी बेटी के गले में हार कहाँ से आया? तो फकीर कहने लगा, अगर ये बात सच निकली तो क्या आप हार मुझे देंगे? वो हार शहजादी साहिबा के गले में अभी भी चमक रहा है। दोस्तों इधर अकबर असली शक्ल में शहजादी के सामने खड़ा था। उसने शहजादी सकीना से कहा, जब बादशाह तुमसे हार मांगेगा तो तुम कहना कि तुम अपनी तमाम राया को एक जगह इकट्ठा करो, मैं तब वो हार दूंगी। दोस्तों शहजादी इस अजीबो गरीब बात पर दंग रह गई। बादशाह शहजादी के पास आया और कहने लगा, बेटी ये हार मुझे दे दो, एक फकीर ने मांगा है। शहजादी कहने लगी, अब्बा जान पहले आप मुल्क के तमाम लोगों को बुलवाइए और उन सबको एक मैदान में जमा करें, तब मैं ये हार दूंगी। चनाचा बादशाह सलामत ने ये ऐलान करवा दिया। अगले रोज सब लोग एक मैदान में जमा होने लगे। जब तमाम लोग मैदान में जमा हो गए तो शहजादी ने वो हार गले से उतार कर नीचे फेंक दिया। हार टूटकर दाना दाना होकर बिखर गया। वो फकीर मुर्गा बनकर उन दानों को चुगने लगा, लेकिन एक दाना एक सुराख में जा गिरा। दरअसल वो वही दाना था जिसमें अकबर छुपा हुआ था। जब मुर्गा उस दाने के लिए लपका तो वो हाथ नहीं आया, तो फकीर चूहा बनकर सुराख के अंदर घुस गया। इधर अकबर ने बिल्ली बनकर उस चूहे को खा लिया और थोड़ी देर के बाद अकबर अपनी असली हालत में वापस आ गया और अकबर बादशाह के पास आकर बोला, लीजिए बादशाह सलामत, आज मैंने
आपकी आखिरी शर्त भी पूरी कर दी है। आपने कहा था ना, कोई ऐसा काम करके दिखाओ जो ना तो किसी ने पहले किया हो और ना ही देखा हो। दोस्तों, बादशाह और दीगर लोग ये सब देखकर बड़े हैरान रह गए और उसी रोज अकबर की शादी शहजादी से करवा दी गई। बादशाह के मरने के बाद अकबर बादशाह के तख्त पर बैठ गया और उसने एक लंबे अरसे तक बड़े अदलो इंसाफ के साथ हुकूमत की। दोस्तों, उसकी बहादुरी के किस्से आज भी माएं अपने बच्चों को सुनाती हैं। दोस्तों, एक दफा का जिक्र है कि प्राचीन दौर में एक बादशाह हुकूमत करता था। दोस्तों, हर बादशाह की ख्वाहिश होती है कि उसका बेटा उसके बाद बादशाह बने और उसकी सल्तनत को संभाले। बादशाह बड़ा परेशान रहता था क्योंकि उसका एक ही बेटा था और वो भी शादी नहीं करना चाहता था। एक दिन बादशाह सलामत ने अपने बेटे को बुलाकर कहा, बेटे तुम अब जवान हो और मैं भी बूढ़ा हो चुका हूँ, क्या जाने कब मेरी जान निकल जाए। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि तुम मेरी जिंदगी में शादी कर लो। कोई ऐसी लड़की तुम्हारी नजर में है जिसे तुम पसंद करते हो? जी नहीं अब्बा जान, अभी तक मुझे कोई ऐसी लड़की नजर नहीं आई जिसे मैं शादी के लिए पसंद करूं। और फिर यहाँ इतनी शहजादियाँ भी तो नहीं हैं जिनमें से एक को मैं अपनी दुल्हन पसंद कर सकूं। बेटा, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। ये लो चाबी। दोस्तों, बादशाह ने एक सोने की चाबी अपनी जेब से निकाली और शहजादे से कहा, महल की तीसरी मंजिल पर जाओ, उसके आखिरी कमरे का ताला इस चाबी से खुलेगा। जिस चीज की तुम्हें तलाश है शायद तुम्हें वहाँ मिल जाए। दोस्तों, शहजादा अपने वालिद की ये बात सुनकर पहले तो बड़ा हैरान हुआ और वो बचपन से देखता आ रहा था कि महल की तीसरी मंजिल का आखिरी कमरा हमेशा बंद ही रहता था। उसने जब से होश संभाला था उस कमरे में ताला ही पड़ा रहता था। वो भागा भागा सीढ़ियाँ फलांगता तीसरी मंजिल पर पहुंचा। चाबी ताले में लगाई तो ताला खुल गया। जब दरवाजा खुला शहजादा अंदर दाखिल हो गया। वो एक बहुत बड़ा गोल कमरा था। छत आसमानी रंगों की थी जिस पर सफेद बेल बूटे दिखाई दे रहे थे जैसे आसमान पर सितारे निकले हों। लाल रंग का रेशमी कालीन बिछा हुआ था। दीवारों में सोने के फ्रेमों की 12 खिड़कियां थी। एक खिड़की पर एक शीशा लगा था और हर शीशे पर एक खूबसूरत लड़की की तस्वीर बनी हुई थी। लड़कियों ने मुख्तलिफ किस्म के भड़कीले लिबास पहने हुए थे और सबके सरों पर जगमग जगमग करते सोने के ताज रखे हुए थे। जिस तस्वीर पर भी शहजादे की नजर पड़ती वो लड़की मुस्कुराना शुरू कर देती। शहजादा एक एक करके सब तस्वीरों को देख चुका था। उसने देखा कि एक खिड़की पर पर्दा पड़ा हुआ है। शहजादे ने जब पर्दा हटाया तो उसे सफेद लिबास में एक प्यारी सी लड़की दिखाई दी। सफेद मोतियों का ताज उसने अपने सर पर रखा हुआ था। शहजादे ने महसूस किया ये लड़की उन सब लड़कियों से ज्यादा खूबसूरत है और अलग भी है। उसका चेहरा जर्द था और वो थोड़ी सी उदास दिखाई दे रही थी। शहजादा उसे लगातार तकता रहा। आखिर वो उसे पसंद आ गई। फिर उसने अपने आप से कहा, मैं इसी लड़की से शादी करूंगा। जूं ही ये अल्फाज शहजादे के मुंह से निकले, लड़की ने शर्मा कर सर झुका लिया और एकदम से तमाम तस्वीरें गायब हो गई। शहजादा भागा भागा बादशाह के पास आया और सारी बात उसे बता दी। दोस्तों, बादशाह ये सुनकर थोड़ा परेशान हो गया और नाराज होते हुए बोला, तुमसे किसने कहा था कि पर्दे के पीछे छुपी हुई लड़की को देखो? जिस लड़की को तुमने पसंद किया है वो तो एक जादूगर के कब्जे में है और वो इसे जेल में बंद रखता है। इस लड़की को इस जादूगर के चंगल से आजाद कराना कोई इतना आसान काम नहीं है। जिसने भी ये कोशिश की है वो इस फलादी किले से वापस नहीं आया जिसमें एक बहुत बड़ी जेल बनी हुई है। बेटा, मुझे अफसोस है, तुम्हें अपनी पसंद की लड़की हासिल करने के लिए बड़ी तकलीफें उठाना पड़ेगी। तो शहजादा बोला, अब्बा हजूर,
आप फिक्र न करें, मैं अपनी पसंद की चीज हासिल करके ही रहूंगा। दोस्तों अगले दिन शहजादा घोड़े पर सवार होकर अकेला ही उस खूबसूरत लड़की की तलाश में निकल खड़ा हुआ। वो चलता चलता एक घने जंगल में दाखिल हुआ। उस जंगल का कोई किनारा नहीं था। जंगल का कुछ हिस्सा उसका देखा हुआ था, लेकिन जिस हिस्से से वो गुजर रहा था वो उसके लिए बिल्कुल नया था। अचानक से उसे पीछे से किसी की आवाज आई। शहजादे ने मुड़कर देखा तो एक लंबा सा आदमी तेज तेज चलता हुआ उसके पीछे आ रहा था। उसने शहजादे को पुकार कर कहा, मैं बेकार आदमी हूँ, मुझे अपना मुलाजिम रख लो, मैं आपके बड़े काम आऊंगा। दोस्तों शहजादा जंगल में अकेला जा रहा था और उसे रास्ते का भी कुछ पता नहीं था, तो उसने सोचा क्यों ना इसको साथ ले लिया जाए। उसने उसका नाम पूछा तो वो बोला, मेरा नाम लंबू है, मैं ऐसी ऐसी जगह पहुंच सकता हूँ जहाँ दूसरे लोग सीढ़ी लगाकर भी नहीं जा सकते। वो सामने दरख्त पर आपको कौवे का घोंसला दिखाई दे रहा है, रुकिए मैं अभी उसके अंडे निकाल कर लाता हूँ। दोस्तों ये कहकर वो लंबू आदमी फरलांग बढ़ता हुआ इस कदर ऊंचा हो गया कि उसने आसानी से कौवे के घोंसले से 3 अंडे निकाल लिए। उसके बाद वो सुकड़ना शुरू हो गया और थोड़ी ही देर में उसका कद पहले जितना हो गया। शहजादा बोला, भाई तुम तो बड़े कमाल के आदमी हो, लेकिन मुझे इस जंगल से बाहर निकालो, ये तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो लंबू बोला, ये कौन सा मुश्किल काम है। दोस्तों ये कहते ही लंबू फिर इतना ऊंचा हो गया और इतना बड़ा हो गया कि जंगल के बड़े से बड़े दरख्तों से भी उसका कद ऊंचा हो गया। उसने एक तरफ इशारा करते हुए कहा, शहजादे जंगल इतना घना नहीं है, हम जल्द ही इससे निकल जाएंगे। ये कहकर वो फिर से छोटा हो गया। वो शहजादे की घोड़े की बाग पकड़कर आगे आगे तेजी से चलने लगा। जल्द ही रास्ता साफ होना शुरू हो गया। घना जंगल खत्म हो गया और हमवार रास्ता शुरू हो गया। कुछ दूर जाकर उन्हें एक आदमी खड़ा नजर आया। लंबू बोला, शहजादे ये मेरा दोस्त है, आप इसे भी अपना मुलाजिम रख लीजिए, ये आपके लिए बड़ा मुफीद साबित होगा। तो शहजादा बोला, जरा बुलाओ तो इसे देखते हैं ये कौन सा काम कर सकता है। लंबू बोला, यहाँ से तो इसे आवाज नहीं पहुँचेगी, ये बहुत दूर है। ये कहकर वो ऊंचा होना शुरू हुआ और उसका कद दरख्तों से भी ऊंचा हो गया। उसने 3 कदम उठाए और अपने दोस्त का बाजू पकड़कर उसे शहजादे के सामने खड़ा कर दिया। लंबू का ये दोस्त बड़ा मोटा था, उसका पेट बाहर को निकला हुआ था। शहजादे ने पूछा, तू कौन है और क्या काम कर सकता है। वो बोला, मेरा नाम मोटू है और फूलना मेरा काम है। शहजादा हैरान होकर पूछने लगा, अबे मोटू फूलना क्या होता है। तो मोटू बोला, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। दोस्तों ये सुनते ही लंबू चिल्लाया, शहजादे पीछे हट जाइए, जल्दी से पीछे हट जाइए। दोस्तों शहजादे की समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन जब उसने लंबू को एक तरफ भागते देखा तो वो भी उस तरफ भाग गया। वो वाकई बाल बाल बचा, क्योंकि मोटू इस कदर फूलता जा रहा था कि जो भी चीज उसके रास्ते में आती टूट टूट कर रेजा रेजा हो जाती। दरख्त टूट रहे थे, जानवर और परिंदे जान बचाकर इधर उधर भाग रहे थे। शहजादे को ये कमाल दिखाने के बाद मोटू ने पेट में जो हवा भरी थी वो निकालना शुरू कर दी। वो हवा इतने जोर से निकली कि जैसे ही आंधी आ गई हो। दरख्त टूट टूट कर बड़ी बड़ी दूर गिरने लगे। वो हवा में उड़ने लगे और जो साबत थे उनकी टहनियां टूट टूट कर गिरने लगी। जब मोटू अपनी असली हालत में वापस आया तो शहजादा बोला, वाह भाई मोटू, तू भी खूब कमाल का आदमी है, आज से तू भी मेरा दोस्त है। अब वो तीनों इकट्ठे सफर कर रहे थे। जब वो एक टीले के पास पहुँचे तो इन्हें एक और आदमी नजर आया। उसे देखते ही लंबू और मोटे बोले, ये हमारा दोस्त है, कहो दोस्त क्या हाल है। उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। शहजादे ने पूछा, तुमने आंखों पर पट्टी क्यों बांधी है और तुम चल क्यों रहे हो जब तुम्हें रास्ता दिखाई ही नहीं देता। तो वो बोला, मुझे सब कुछ दिखाई देता है, मेरी आंखें इतनी तेज है कि मैं पट्टियों के अंदर से भी सब कुछ देख सकता हूँ। अगर मैं पट्टियाँ उतार दूं तो मेरी नजरें चीजों के आर पार जा सकती हैं। उस अंधे आदमी ने आंखों से पट्टियाँ उतार दी और एक चट्टान पर नजर डाली।
देखते ही देखते वो चट्टान टूटने लगी। फिर उस चट्टान के टुकड़े टुकड़े होकर रेजा रेजा हो गए। थोड़ी देर पहले जहाँ इतनी बड़ी चट्टान थी, अब वहाँ मिट्टी का ढेर था। उस ढेर के दरमियान कोई चीज चमक रही थी। वो अंधा आगे बढ़ा और चमकती चीज उठाकर शहजादे को लाकर पेश कर दी। ये एक सोने की ईंट थी। शहजादा बोला, तू भी बड़ा कमाल का आदमी है, तू भी मेरे साथ रहेगा। दोस्तों, अब शहजादा अपने तीनों साथियों को बताने लगा कि एक फलादी किले के जेल खाने में किसी जादूगर ने एक खूबसूरत लड़की को कैद कर रखा है और मैं उस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। तो तीनों साथियों ने वादा किया कि वो शहजादे की हर तरह से मदद करेंगे। सबसे पहले अंधे ने नजर दौड़ाई कि किला कहाँ है, तो वो कहने लगा, किला यहाँ से इतना दूर है कि हम रात तक वहाँ पहुँचेंगे। उस वक्त किले के लोग शाम का खाना खा रहे होंगे और वो लड़की जिससे शहजादा शादी करना चाहता है एक मीनार वाले कमरे में बंद है। उस कमरे की खिड़की में लोहे की सलाखें लगी हुई हैं। दोस्तों, उन्होंने अपना सफर जारी रखा और वो पहाड़ी इलाके से निकलकर मैदानी इलाके में दाखिल हो गए। ये वही इलाका था जिसमें वो फलादी किला मौजूद था। किले में दाखिल होने के लिए उन्हें एक पुल पर से गुजरना था जो किले से आने वाले एक नाले पर बना हुआ था। जो ही उन्होंने उस पुल को पार किया तो सूरज गुरूब हो गया। उसके साथ ही पुल का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अब वो किले के गिर्द एक बड़े सहन में पहुंच चुके थे, लेकिन उन्हें पता कुछ नहीं था कि वो क्या करें। हर तरफ खामोशी थी, किसी जानदार की आवाज नहीं आ रही थी और ना ही कोई इंसान नजर आता था। शहजादे ने किले का चक्कर लगाया तो उसे एक छोटा सा दरवाजा नजर आया। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए तो उन्हें घोड़ों का अस्तबल दिखाई दिया जिसमें घास पड़ी थी। शहजादा घोड़े को अंदर लाया और शहजादे ने घोड़े को थपकी देकर अस्तबल में छोड़ दिया। अस्तबल में से एक दरवाजा किले के अंदर जाता था। ये चारों इसी दरवाजे से किले के अंदर दाखिल हो गए। वो कई कमरों में से गुजरते हुए एक कमरे में पहुँचे। उन कमरों में बेशुमार आदमी मौजूद थे, लेकिन वो सब मरे हुए थे और वो पत्थर के बन चुके थे। उन पर मिट्टी पड़ी हुई थी। उन सब कमरों में से गुजरकर वो एक गोल कमरे में पहुँचे। यहाँ रोशनी थी और मेज के इर्द गिर्द 4 कुर्सियाँ पड़ी थीं और मेज पर प्लेटों में गरम गरम लजीज खाने रखे थे। वो इस इंतजार में था कि शायद कोई आके उन्हें खाना खाने को कहे। वो वहीं खड़े रहे, लेकिन जब काफी देर उन्हें कोई आदमी नजर नहीं आया तो वो खाना खाने लगे। खाने के बाद वो सोचने लगे कि अब रात कैसे गुजारें और कहाँ सोएं। इस वक्त किले के और कमरों में जाना मुनासिब नहीं है। अभी वो यही सोच ही रहे थे कि दरवाजा एक झटके से खुल गया और एक कुबड़ा अंदर दाखिल हुआ। वो गंजा था, उसका सर तरबूज की तरह चमक रहा था। उसके लंबे लंबे सफेद बाल थे और सफेद दाढ़ी घुटनों तक लटक रही थी। उसकी कमर में एक सफेद ढीली सी पट्टी बंधी थी जिसमें लोहे के 3 हुक लटक रहे थे। कुबड़े के साथ एक लड़की भी थी जिसका उसने बाजू पकड़ रखा था। दोस्तों, ये लड़की बड़ी प्यारी, बड़ी खूबसूरत थी। उसने सफेद कपड़े पहने हुए थे और उसके सर पर सफेद मोतियों का ताज था। शहजादा पहली ही नजर में पहचान गया था कि ये वही लड़की है जिसकी तस्वीर उसके बाप ने खुफिया कमरे में रखी थी और इसी लड़की से वो शादी करना चाहता है। शहजादा जल्दी से लड़की की तरफ लपका तो कुबड़े ने उसे रोकते हुए कहा, ठहरो ठहरो, मैं जानता हूँ तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो। तुम दरअसल इस लड़की को ले जाना चाहते हो, ठीक कहा ना मैंने। शहजादा खामोशी से उस कुबड़े आदमी की तरफ देखता रहा। वो समझ गया कि ये वही जादूगर है जिसने लड़की को कैद कर रखा है। शहजादा और उसके साथियों को खामोश देखकर वो जादूगर बोला, तुम इस लड़की को ले जा सकते हो। शहजादे को तो यकीन ही नहीं आया। वो हैरान होकर बोला, जी मैं इसे ले जा सकता हूँ। तो जादूगर बोला, हाँ ले जा सकते हो, लेकिन एक शर्त पर। शहजादे ने हैरान होकर पूछा, वो कौन सी शर्त है? तो कुबड़ा बोला, शर्त ये है कि मैं इस लड़की को तुम्हारे पास छोड़ जाता हूँ। अगर तुम 3 रातों तक इसकी हिफाजत कर सके तो तुम इसे ले जाना, लेकिन अगर ये गायब हो गई तो तुम और तुम्हारे तीनों साथी और तुम्हारा घोड़ा
सब पत्थर के बन जाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे तुमने इन कमरों में बेशुमार पत्थर के लोगों को देखा है। ये भी इस लड़की को लेने के लिए आए थे लेकिन नाकाम रहे। दोस्तों, ये कहकर जादूगर लड़की को शहजादे के पास एक कुर्सी पर बिठाकर चला गया। शहजादे ने लड़की से बात करना चाही तो वो बिल्कुल खामोश रही। शहजादे ने लड़की से बड़े सवालात पूछे मगर वो टस से मस नहीं हुई। अगर लड़की को चलते फिरते ना देखा होता तो शहजादा उसे पत्थर की मूर्ति समझता। शहजादे को लड़की की हालत पर बड़ा तरस आया। उसने पक्का इरादा कर लिया कि वो इस लड़की को इस जादूगर की कैद से जरूर निजात दिलाएगा। लंबू ने अपने आप को इतना ऊंचा बनाया कि तमाम कमरे के गिर्द एक दीवार सी बन गई। मोटू दरवाजे की आड़ में बैठ गया ताकि उसमें से कोई निकल न सके और अंधा कमरे के ऐन दरमियान में बैठ गया और गौर गौर से इधर उधर देखने लगा। खुद शहजादा भी बैठ गया कि लड़की कहीं भागने न पाए। लेकिन थोड़ी ही देर में उन सबको नींद ने आ लिया। वो सो गए और ऐसे सोए कि सुबह उनकी आंख खुली। सबसे पहले शहजादा जागा तो ये देखकर उसने अपना सर पीट लिया क्योंकि लड़की वहाँ से गायब थी। वो हड़बड़ाकर उठा और साथियों को जगाकर उन्हें बुरा भला कहने लगा। शहजादे का गुस्सा देखकर अंधा बोला, शहजादे सलामत, आप फिक्र न करें, आखिर मैं किस मर्ज की दवा हूँ, मैं अभी पता चलाता हूँ कि वो शहजादी कहाँ है। ये कहकर उसने थोड़ी देर खिड़की से बाहर देखा और बोला, वो लड़की तो यहाँ से बहुत दूर 100 मील के फासले पर एक घने जंगल में है। उस जंगल में एक बड़ा शीशम का दरख्त है। उस दरख्त की सबसे ऊपर वाली शाख पर एक जर्द रंग का पत्ता है। यही वो लड़की है जो यहाँ से गायब हुई है और जादूगर ने अपने जादू के जोर से उसे जर्द रंग के पत्ते में बदल दिया है। दोस्तों, लंबू कांधे पर बिठाकर चंद कदम चला कि हम लड़की को अभी ले आते हैं। लंबू ने अपने आप को लंबा करना शुरू कर दिया। वो इतना लंबा हो गया कि उसका एक कदम 10 मील का फासला तय करता था। अंधा उसके कंधे पर सवार था। 10 कदमों में ये लोग उस शीशम के दरख्त पर पहुंच गए। अब लंबू ने अपने आप को थोड़ा सा छोटा किया और वो जर्द पत्ता तोड़कर वो फौरन शहजादे को लेकर वापस आ गए। लंबू ने कहा, इस पत्ते को जमीन पर फेंक दीजिए। दोस्तों, शहजादे ने ऐसे ही किया और पत्ता जमीन पर गिरते ही वो पत्ता एक खूबसूरत लड़की में तब्दील हो गया। इतने में दरवाजा एक जोरदार झटके से खुला और वो जादूगर मुस्कुराता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। लेकिन जब उसने लड़की को वहाँ खड़े पाया तो उसकी मुस्कुराहट गुस्से में बदल गई। उसने लड़की का बाजू पकड़ा और खींचता हुआ कमरे से बाहर निकल आया। वहाँ सिर्फ पत्थर की मूर्तियों के अलावा और कोई नहीं था। दोपहर को जब ये लोग खाने की मेज पर पहुँचे थे तो उस पर बड़ा उम्दा खाना था। यही हाल शाम को हुआ। खाने की मेज पर रंग बिरंगे खाने पड़े हुए थे। पानी का गिलास खाली होता तो दूसरा गिलास खुद ब खुद भर जाता। जिस चीज का उनका दिल चाहता था उसकी प्लेट खुद ब खुद सामने आ जाती। उन्होंने खूब जी भर कर खाना खाया। जो ही खाना खत्म हुआ तो जादूगर लड़की को लेकर कमरे में आ गया और पिछली रात की तरह उसको कुर्सी पर बिठाकर चला गया। आज भी उन लोगों ने पहरा देने की बड़ी कोशिश की लेकिन शायद खाने और पानी में कोई ऐसी चीज मिली हुई थी कि सबको जल्दी ही नींद आ गई और वो सुबह तक सोए रहे। सबसे पहले शहजादे की आंख खुली तो लड़की को गायब देखकर वो उछल बैठा और अंधे को झंझोड़ते हुए बोला, अरे उठो, हम तो सोते ही रह गए, लड़की फिर से गायब हो गई है, जरा देखो वो कहाँ है। दोस्तों, अंधा खिड़की में जाकर बाहर देखने लगा। शहजादे ने थोड़ी देर बाद अंधे से पूछा, नजर आया कुछ? लेकिन अंधा खामोश रहा। शहजादा बेचैन हो गया। फिर एकदम अंधा चिल्लाया, यहाँ से 200 मील के फासले पर एक पहाड़ है। पहाड़ में एक सफेद पत्थर की चट्टान है। उस सफेद चट्टान में एक लाल रंग का हीरा है। ये सुर्ख रंग का हीरा वही लड़की है। लंबू, मुझे वहाँ ले चलो तो हम उसे अभी ले आते हैं। दोस्तों, लंबू ने अंधे को उठाकर अपने कंधे पर बिठाया और वो जल्दी जल्दी उस चट्टान पर पहुँच गए। उन्होंने घूर कर चट्टान की तरफ देखा तो चट्टान में पहले दरारें पड़ी,
फिर वो फट गई और पत्थर टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर गिर पड़ा, जिसे लंबू ने उठा लिया। अंधे को उसने कंधे पर बिठाया और पलक झपकते ही वापस आकर वो हीरा शहजादे के हाथ पर रख दिया। शहजादे ने हीरे को गौर से देखा और जमीन पर फेंक दिया। जमीन पर फेंकना था कि लड़की शहजादे के सामने खड़ी थी, इतनी प्यारी लेकिन नहायत उदास लड़की। शहजादा लड़की को जी भर के देख भी नहीं सका। दरवाजा एकदम से खुला और जादूगर अंदर दाखिल हुआ। जो ही जादूगर ने लड़की को देखा तो उसका चेहरा खौफ से पीला हो गया और वो बड़े गुस्से से लड़की को घसीटते हुए ले गया। ये दूसरा दिन भी शहजादा और उसके साथियों ने बड़ी बेजारी से गुजारा। फिर अचानक पुरस्कार खामोशी थी। ना कोई परिंदा था, ना कोई जानवर, सिर्फ पत्थर के इंसान थे। कोई बैठा था तो कोई खड़ा था। आज की रात भी लड़की गायब हो गई और वापस नहीं आई। तो शहजादा सोचने लगा कि आज की रात भी अगर लड़की गायब हो गई और वापस नहीं लाई जा सकी तो उसका और उसके साथियों का भी यही हश्र होगा और वो सब पत्थर के बन जाएंगे। दोस्तों, रात खाने के बाद वो जादूगर फिर लड़की को लेकर आया। उसने शहजादे को घूर कर देखा और लड़की को छोड़कर चला गया। ये आखिरी इम्तिहान था, इसलिए शहजादे ने पक्का इरादा कर लिया, ना वो खुद सोएगा ना किसी साथी को सोने देगा। मोटू खास तौर पर दरवाजे में फंस कर बैठ गया ताकि बाहर निकलने की जरा भी गुंजाइश न रहे। वही हुआ जिसका डर था। थोड़ी देर के बाद शहजादे ने देखा कि मोटू भी अंगड़ाइयां ले रहा है और लंबू भी खराटे ले रहा था। खुद शहजादे की आंखें भी बंद होती जा रही थी। फिर वो सब सो गए। अचानक शहजादे की आंख खुली तो सोचने लगा, क्या मैं सो गया था? तो उसकी नजर खिड़की से बाहर पड़ी तो सुबह हो रही थी। अब उसे एहसास हुआ कि वो तमाम रात सोया रहा। वो लड़की फिर से गायब थी। उसने फौरन अंधे को जगाया और उसे सारी बात बताई। अंधे ने खिड़की से बाहर देखा और बताया, यहाँ से 300 मील के फासले पर एक स्याह झील है। झील की तह में एक मोती है। वो मोती यही लड़की है। आप फिक्र न करे, हम इसे जल्दी ले आएंगे। दोस्तों, पहले की तरह फिर लंबू ने अंधे को कंधे पर बिठाया। दोस्तों, जल्दी जल्दी झील के किनारे पहुँचे। यहाँ लंबू ने अपना लंबा हाथ झील में डाला तो अंधे ने उसकी रहनुमाई की, लेकिन झील बड़ी गहरी थी और उन्हें वो मोती नहीं मिल रहा था और बहुत ज्यादा वक्त भी गुजर चुका था। दोस्तों, इधर शहजादा बड़ा बेचैन था। उसके तीनों साथी अभी तक नहीं आए और वही हुआ जिसका डर था। दरवाजा झटके से खुला और वो जादूगर अंदर दाखिल हुआ। लड़की को ना देखकर कुबड़ा बड़ा खुश हुआ। वो खिलखिलाकर हंस पड़ा, लेकिन जो ही जादूगर ने अंदर आने की नीयत से पांव उठाया, खिड़की एक जोरदार धमाके से खुली और वो मोती जमीन पर गिर पड़ा। जमीन पर गिरते ही वो मोती लड़की में तब्दील हो गया। तो वो जादूगर एकदम से पीछे हटा और वो जल्दी से बाहर उड़ गया। शहजादे ने जब लड़की को देखा तो उसके चेहरे पर सुर्खी आ रही थी। उसने मुस्कुराकर शहजादे और उसके साथियों का शुक्रिया अदा किया। जो ही शहजादी ने बोलना शुरू किया तो किले में हलचल मच गई। वो तमाम लोग जो पत्थर के बुत बने हुए थे वो सब फिर से इंसान बन गए और इधर उधर भागने लगे, क्योंकि जादूगर का जादू टूट चुका था। दोस्तों, शहजादा शहजादी को लेकर महल में पहुंचा तो बादशाह ने अपने बेटे की शादी उस खूबसूरत लड़की से करवा दी। यूं वो सब हंसी खुशी रहने लगे। दोस्तों, किसी जमाने में एक बादशाह था। उसे शिकार खेलने का बड़ा शौक था। हर दूसरे तीसरे दिन वो अपने अमीर ज़ादों और वजीरों के साथ जंगलों में निकल जाया करता था और वहाँ पर जंगली जानवरों का शिकार खेला करता था। उस बादशाह को घोड़े पालने का बड़ा ही शौक था। जहाँ कहीं भी उसे कोई चालाक और फुर्तीला घोड़ा नजर आता तो उसके मालिक से सौदा तय कर लेता था और उसे मुंह मांगी कीमत देकर खरीद लेता था। एक दिन अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि उस बादशाह के दरबार में अरब के एक मुल्क से घोड़ों का सौदागर आया। झुककर सौदागर ने सलाम किया और बोला, हजूर, गुलाम आपके लिए एक घोड़ा लेकर आया है। आप इसे देखकर बड़े खुश हो जाएंगे। ऐसा फुर्तीला घोड़ा कि पल भर को भी इसके पांव जमीन पर नहीं टिकते। आंखों के एक इशारे से ये हवा से बातें करने लगता है। लेकिन बादशाह सलामत, इस घोड़े में एक नुक्स भी है। ये मिजाज का बड़ा कड़वा है, बहुत ज्यादा बिदकता है, किसी को अपने पास आसानी से नहीं आने देता, हर वक्त दौलतियां मारता है, हता कि वो अपने साये से भी बिदक जाता है। मगर हजूर,
आप इस घोड़े को देखना पसंद फरमाएं तो गुलाम हाजिर कर सकता है। दोस्तों बादशाह सलामत ने अरब के सौदागर से घोड़े की इतनी तारीफें सुनी तो वो मुस्कुरा कर बोला, मियाँ तुम बेफिक्र रहो, अपना घोड़ा लेकर आओ। हमने यहाँ बड़े बड़े टेढ़े घोड़ों को सीधा किया है, ये तो हमारे आगे कुछ बात ही नहीं है। दोस्तों दूसरे दिन वो सौदागर घोड़ा लेकर बादशाह सलामत की खिदमत में हाजिर हो गया। घोड़े को देखकर बादशाह बड़ा खुश हुआ। ऐसा खूबसूरत और फुर्तीला घोड़ा बादशाह ने पहले कभी नहीं देखा था। बादशाह ने खुश होकर सौदागर को इनाम के तौर पर चंद मोती भी दिए और घोड़ा अपने मुलाजिम के हवाले करते हुए कहने लगा, इस घोड़े को शाही अस्तबल में ले जाओ और इसके लिए चारे का इंतजाम करो। कल हम इस घोड़े पर सवारी करेंगे और अपने वजीरजादों के साथ शिकार खेलने जंगल में जाएंगे। दोस्तों दूसरे दिन सुबह सवेरे ही बादशाह अपने नए घोड़े पर सवार होकर वजीरों और सिपाहियों के साथ शिकार खेलने के लिए जंगल रवाना हो गया। कुछ देर तो खैर खैरियत से गुजर गई, लेकिन बादशाह एक शेर का शिकार कर रहा था और एकदम शेर बादशाह की तरफ झपटा तो शेर के झपटने से बादशाह का घोड़ा अचानक बिदक उठा और उसने बादशाह को जमीन पर फेंक दिया। जब बादशाह के सिपाही बादशाह की मदद को पहुँचे तो शेर ने बादशाह पर हमला कर दिया था और अपने तेज दांतों से बादशाह की बाएं टांग बुरी तरह से चबा डाली थी। बादशाह के सिपाही बादशाह को जख्मी हालत में उठाकर अपने महल में ले आए। फौरन शाही हकीमों और तबीबों को बुलाया गया। हकीमों ने इलाज करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी तरफ से कोई कोशिश भी बाकी नहीं छोड़ी, लेकिन बादशाह की टांग शेर ने इस बुरी तरह से काटी थी कि वो सेहतयाब नहीं हो पाई। आखिर तबीबों ने यही फैसला किया कि अगर बादशाह की जान बचानी है तो बादशाह की टांग काटनी पड़ेगी। चुनाचा हकीमों ने बादशाह की एक टांग काट दी। थोड़े ही दिनों के अंदर बादशाह की टांग का जख्म भर गया और बादशाह बिल्कुल सेहतयाब हो गया। लेकिन एक टांग कट जाने का बादशाह को बड़ा सदमा था। वो हर वक्त उदास और गमगीन रहता था। उसने शिकार पर जाना भी छोड़ दिया था। वो हर वक्त खामोश पड़ा रहता था। उसकी एक बड़ी खूबसूरत बेटी थी, उसका नाम नादिया था। शहजादी नादिया अपने बाप से बड़ी मोहब्बत करती थी। वो उसका दिल बहलाने के लिए घंटों उसके साथ मीठी मीठी बातें करती, लेकिन बादशाह का गम किसी तरह दूर नहीं हो रहा था। बादशाह के महल से दूर एक पहाड़ी पर एक बूढ़ा आदमी रहता था जो बड़ा अक्लमंद और दाना था। दूर दराज से लोग उसके पास आते और अपनी मुसीबतें बयान करते थे। ये बूढ़ा आदमी उनको बड़े मुफीद मशवरे देता और उनकी जरूरतें पूरी करता था। दोस्तों एक दिन बादशाह के वजीरों ने आपस में बैठकर सलाह मशवरा किया और वो इस नतीजे पर पहुँचे कि इस बूढ़े को बुलाना चाहिए, शायद वो बादशाह का गम दूर कर सके। जब बूढ़ा आदमी बादशाह के सामने हाजिर हुआ तो बादशाह सलामत ने उसे बड़े इज्जत और एहतराम के साथ अपने पास बिठाया और कहने लगा, बड़े मियाँ तुम मेरे मुल्क में सबसे ज्यादा अक्लमंद आदमी हो। अगर तुम किसी तरह मेरा ये गम दूर कर दो तो मैं तुम्हें अपनी आधी सल्तनत दे दूंगा और अपनी बेटी की शादी भी तुमसे करा डालूंगा। दोस्तों बूढ़ा बादशाह की बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, हजूर मैं पहाड़ी पर एक छोटी सी झोंपड़ी में रहता हूँ। मैं ताजो तख्त लेकर आखिर क्या करूँगा। मेरी उम्र इस वक्त 80 साल के करीब है और शहजादी अभी जवान है। भला बूढ़े और जवान की भी कभी शादी हुई है। आप ऐसा कीजिए, अपने मुल्क में डंडोरा पिटवा दीजिए कि जो कोई बादशाह सलामत के लिए एक नई टांग लाएगा उसे आधी सल्तनत इनाम के तौर पर दी जाएगी और उसके साथ बादशाह अपनी बेटी की शादी भी उसके साथ करा देगा। क्या मालूम कोई अक्लमंद और बहादुर नौजवान मिल जाए जो आपकी ख्वाहिश पूरी कर दे। दोस्तों ये सुनकर बादशाह खुशी से उछल पड़ा और बोला, बड़े मियाँ बात तो तुमने बड़े पते की है, मैं अभी इसका इंतजाम करता हूँ। दूसरे दिन बादशाह के हुक्म के मुताबिक सारे शहर में मनादी करा दी गई कि जो कोई बादशाह के लिए एक नई टांग लेकर आएगा तो बादशाह उसे आधी सल्तनत और अपनी बेटी का हाथ भी देगा। ये ऐलान सुनकर सैकड़ों लोग लालच में आ गए और वो जल्दी जल्दी टांगे बनवाने लगे। चंद दिनों में सैकड़ों लोग मसनूई टांगे लेकर
बादशाह के महल के सामने जमा हो गए और एक दूसरे को धक्के देने लगे और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, बादशाह सलामत, मेरी टांग हाजिर है। हजूर, मैंने आपके लिए बड़ी अच्छी टांग बनाई है, आपको यकीनन बड़ी पसंद आएगी। हर आदमी की यही ख्वाहिश थी कि सबसे पहले मैं बादशाह के सामने पेश हूँ और अपनी बनाई हुई टांग पेश करके बादशाह सलामत से अनामो इकराम हासिल करूं। लोगों ने इतना शोर गुल मचा रखा था कि आवाज तक सुनाई नहीं देती थी। महल के दरोगा ने उन्हें जबरदस्त डांट पिलाई और कहने लगा, अगर तुम लोग चुप न हुए तो मैं अभी तुम लोगों के सर उड़ा दूंगा। आखिर बादशाह ने हुक्म दिया कि उन्हें एक एक करके हमारे सामने पेश किया जाए। दोस्तों, पहला आदमी बादशाह के सामने पेश हुआ तो वो लकड़ी की टांग बनाकर लाया था। कहने लगा, बादशाह सलामत, जरा इस टांग को तो देखिए, ये मैंने खास आपके लिए बनाई है। अगर ये आपके लिए ठीक न लगी तो मैं अपनी नाक कटवा दूंगा। दोस्तों, जब बादशाह ने वो लकड़ी की टांग अपनी कटी हुई टांग पर लगाई तो वो ऐसी भारी थी कि बादशाह का अपनी जगह से हिलना मुश्किल हो गया था। बादशाह गुस्से से आग बगोला हो गया। उसने वही टांग उठाकर उस आदमी के सर पर दे मारी और अब दूसरा आदमी हाजिर हुआ। ये टीन की बनी हुई टांग लाया था। देखने में ये टांग बड़ी खूबसूरत थी, लेकिन बादशाह ने जब इस टांग को अपनी कटी हुई टांग के ऊपर लगाया तो वो टांग बादशाह की टांग के साथ मुकम्मल तौर पर चिपक गई। लाने वाला आदमी ये मंजर देखकर डर गया और थर थर कांपने लगा। बादशाह के वजीरों ने बड़ी कोशिश की कि ये टीन की टांग किसी तरह उतर जाए, लेकिन कुछ कामयाबी ना हुई। आखिर लोहार को बुलवाया गया तो उसने बादशाह को बड़ी मुसीबत से इस टांग से छुटकारा दिलवाया। बादशाह इस तकलीफ के बायस बड़े गुस्से में था। उसने हुक्म दिया इस बदतमीज आदमी के गले में यही टीन की टांग बांधकर इसे बतखों वाले तालाब में फेंक दिया जाए। दोस्तों, और भी बहुत सारे लोग मुख्तलिफ टांगे लेकर बादशाह की खिदमत में हाजिर हुए थे। उनमें से एक ऐसा बेवकूफ भी शामिल था जो रुई और कपड़ों की टांगे बनाकर लाया था और कई तो बांस की टांगे बनाकर लाए थे। ये सारा सिलसिला शाम तक जारी रहा। गर्ज तरह तरह की टांगे बादशाह की खिदमत में पेश की गईं, लेकिन सबकी सब बेकार थी। चुनाचा इन टांगों के लाने वालों का बड़ा बुरा हाल हुआ और उन्हें धक्के देकर महल से बाहर निकाल दिया गया। बादशाह फिर से उदास रहने लगा। वो सारा दिन गम में डूबा रहता था। वो किसी से कोई बात नहीं करता था। दोस्तों, महल में सारे लोग बड़े उदास थे। कई महीने इसी तरह गुजर गए। किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट तक नहीं आई। शहजादी नादिया अपने बाप की हालत देखकर हर वक्त रोती रहती थी। दरबार के हकीमों तबीबों ने एक दूसरे से कहा, अगर बादशाह सलामत इसी तरह उदास रहे और गम खाते रहे तो ये थोड़े दिनों में मर जाएंगे। दोस्तों, इस तरह कुछ और अरसा गुजर गया। एक दिन बादशाह के दरबार में बड़ा खूबसूरत शहजादा हाजिर हुआ और शहजादे ने बादशाह सलामत से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। बादशाह ने इस नौजवान को अपने पास बुलाया और आने की वजह पूछी तो उसी वक्त बादशाह की बेटी नादिया भी अपने बाप के पास ही एक छोटे से तख्त पर बैठी हुई थी। वो खूबसूरत शहजादे को देखकर मुस्कुराने लगी। शहजादी नादिया एकदम से शर्मा गई। शहजादे ने कहा, बादशाह सलामत, इस गुलाम को आपके दुख का मालूम हुआ है। मैंने आपकी उदासी और गम का राज मालूम कर लिया है। आप इसी वक्त अपने तमाम अमीरों और वजीरों को अपने पास बुला लें। इस वक्त मैं हुजूर की खिदमत में सचमुच की टांग बनाकर पेश करूंगा। वो लकड़ी, टीन, कपड़े या रुई की ऐसी वैसी वाहियात टांग नहीं होगी, बल्कि खून और गोश्त से बनी टांग होगी। दोस्तों, बादशाह सलामत की आंखें शहजादे की बात सुनकर खुशी से चमक उठी तो बादशाह कहने लगा, ऐ नौजवान, क्या तुम सच कहते हो? तो शहजादे ने कहा, कल इसी वक्त दरबार में हजूर आप अपनी आंखों से देख लीजिएगा कि मैं सच कहता हूँ या झूठ कहता हूँ। दोस्तों, ये कहकर शहजादा बड़े अदब से झुका, बादशाह को सलाम किया और तेजी से दरबार से बाहर चला गया। दूसरे दिन बादशाह सलामत ने अपने सब अमीरों और वजीरों को दरबार में जमा किया। बादशाह की बेटी कल की तरह आज भी उनके पास ही बैठी हुई थी। सब लोग बड़ी बेसब्री से शहजादे का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर के बाद नौजवान शहजादा दरबार में दाखिल हुआ
तो उसके हाथ में एक लंबा सा लकड़ी का बॉक्स था। वो शहजादा बादशाह के तख्त के पास घुटनों के बल बैठ गया और कहने लगा, लीजिए बादशाह सलामत, यही वो खून और गोश्त की बनी हुई टांग है जिसका मैंने कल आपसे वादा किया था। ये कहकर उसने लकड़ी का बॉक्स खोला तो एक हिरन की टांग निकाल कर बादशाह के सामने पेश कर दी तो तमाम दरबार पर सन्नाटा छा गया। अमीरों और वजीरों के चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगी। बादशाह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया तो उसने शहजादे की तरफ गुस्से भरी नजरों से देखा। फिर अचानक से एकदम उसका सारा गुस्सा गायब हो गया। उसने जोर से एक कहका लगाया। ये देखकर दरबार के दरबारी बड़े हैरान हुए। जब उन्होंने अपने बादशाह को हंसते हुए देखा तो वो सब भी हंसने लगे और शहजादी नादिया का तो हंस हंस कर बुरा हाल था। बादशाह ने कहा, ऐ नौजवान शहजादे, तुमने बड़ी अक्लमंदी और होशियारी से ये शर्त जीत ली है। मैं तुम्हें इसकी दाद देता हूँ। तुमने मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट बखेरी है। अब मैं कभी गमगीन नहीं रहूंगा। कल शहजादी से तुम्हारी शादी भी हो जाएगी और तुम्हें इनाम के तौर पर आधी सल्तनत भी दी जाएगी। दोस्तों, दूसरे दिन शहजादे और शहजादी नादिया की शादी हो गई। उस रोज बादशाह ने सब लोगों के लिए एक बड़ी पुरतकल्लफ दावत का एहतमाम किया। शहजादा, शहजादी और बादशाह ने खूब मजे लेकर वो खाने खाए।